नमस्कार बच्चों, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका 8th साइंस क्लास में। तो बच्चों, हम 10th लेसन पढ़ रहे थे किशोरावस्था की ओर। बच्चों, कल हमने किशोरावस्था के बारे में पढ़ा था कि किशोरावस्था जीवन काल का ऐसा समय है जिसके अंदर विभिन्न प्रकार के ऐसे शारीरिक परिवर्तन होते हैं जिससे कि जनन परिपक्वता आती है। उसे हम किशोरावस्था कहते हैं। ये अवस्था 11 वर्ष से लेकर के 19 वर्ष तक चलती है, तो इसे हम टीन एज भी कहते हैं। अब हमने ये भी देखा था कि किशोरावस्था के अंदर विभिन्न प्रकार के लैंगिक हार्मोन स्रावित होते हैं। एस्ट्रोजन है, टेस्टोस्टेरोन नाम का हार्मोन है, प्रोजेस्टेरोन है। तो इन लैंगिक हार्मोनों के स्रावित होने के कारण विभिन्न प्रकार के जो है वो शारीरिक परिवर्तन जो है बच्चों में देखने को मिलते हैं। किशोरों और किशोरियों में विभिन्न प्रकार के शारीरिक परिवर्तन देखने को मिलते हैं। इसके बारे में भी हमने अध्ययन किया था कि किस प्रकार से यौनारंभ के समय बच्चों की लंबाई में वृद्धि होती है, शारीरिक आकृति में परिवर्तन होता है, स्वर में परिवर्तन होता है ना। इसके साथ साथ हमने देखा था जनन अंगों का विकास होता है। फिर हमने देखा था मानसिक, बौद्धिक और संवेगात्मक विकास भी होता है ना। आज हम पढ़ेंगे बच्चों जनन प्रक्रिया प्रारंभ करने में हार्मोन्स की क्या भूमिका होती है। अब देखो बच्चों, कल हमने अंतःस्रावी ग्रंथियों के बारे में भी पढ़ा था कि अंतःस्रावी ग्रंथियां जो होती है ये हमारे शरीर के अंदर पाई जाने वाली सभी प्रकार की अंतःस्रावी ग्रंथियां जो होती है ये अपने द्वारा स्रावित हार्मोनों को डायरेक्ट जो है वो ब्लड के अंदर मिलाती है। इसीलिए ये अंतःस्रावी ग्रंथियां जो होती है, अच्छा क्यों मिलाती है? ये इसलिए मिलाती है ताकि ये हार्मोन्स जो है शरीर के विभिन्न भागों तक जो है आसानी से पहुंच सके। आया समझ में? तो हमारे शरीर के अंदर वैसे तो बहुत सारी अंतःस्रावी ग्रंथियां यदि हम बात करें तो जैसे हमारे मस्तिष्क के अंदर जो है पिट्यूटरी ग्लैंड्स पाई जाती है जिसे हम पीयूष ग्रंथि कहते हैं। फिर इसके अलावा हमारे गले के अंदर जो है थायराइड जहाँ होता है वहाँ पर थायरोक्सिन ग्लैंड पाई जाती है जो थायरोक्सिन साबित करती है। इसके बारे में हम आगे अध्ययन करेंगे। इसके साथ साथ एडिनल ग्लैंड्स होती है ना, अग्नाशय ग्रंथि होती है ना। और इसके साथ साथ विभिन्न प्रकार के ये ग्रंथियां जो होती है ये ग्रंथियां क्या करती है, विभिन्न प्रकार से जो स्रावित होने वाले, इनसे स्रावित होने वाले जो हार्मोन्स होते हैं उनको ये डायरेक्ट जो है वो ब्लड के अंदर मिलाती है ताकि वो शरीर के विभिन्न भागों तक समय पर पहुंच सके, है ना। अब देखो बच्चों, यहाँ पर ये जो अंतःस्रावी ग्रंथियां होती है इसके साथ साथ वृषण और जो अंडाशय होता है ये भी जो है विभिन्न प्रकार के लैंगिक हार्मोन स्रावित करते हैं। इसके बारे में हमने पढ़ा था कि वृषण जो होता है पुरुषों के अंदर नर जनांग हमने पढ़ा था जिसके अंदर हमने देखा था एक जोड़ी वृषण पाए जाते हैं जो शुक्राणु का निर्माण करते हैं। और महिलाओं के अंदर हमने मादा जनांग का अध्ययन किया था, उसके अंदर हमने ये पढ़ा था कि एक जोड़ी अंडाशय होते हैं, एक जोड़ी अंडवाहिनियां होती है, एक गर्भाशय होता है। तो अंडाशय जो होते हैं वो अंडाणु का निर्माण करते हैं या डिंब का निर्माण करते हैं, इसके बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं। तो लैंगिक हार्मोन जो होते हैं ये वृषण और अंडाशय के द्वारा ही स्रावित होते हैं। तो वृषण के द्वारा शुक्राणु बनते हैं जिससे नर युग्मक बनता है, और अंडाशय से अंडाणु बनते हैं या डिंब बनते हैं जिसे हम मादा युग्मक भी कहते हैं। अब देखो बच्चों, ये जो लैंगिक हार्मोन होते हैं यही गौण लैंगिक लक्षणों के लिए उत्तरदायी होते हैं। कहने का मतलब ये है कि इन लैंगिक हार्मोनों के कारण ही यौनारंभ के समय किशोर और किशोरियों में विभिन्न प्रकार के शारीरिक परिवर्तन दिखाई देते हैं या गौण लैंगिक लक्षण दिखाई देते हैं। अब गौण लैंगिक लक्षणों की बात करें तो हमने कल देखा था गौण लैंगिक लक्षण किसे कहते हैं कि वे सभी लक्षण जो कि लड़कों को लड़कियों से पहचानने में मदद करते हैं। जैसे लड़कों में दाढ़ी मूछें आ जाती है ना, छाती पर बाल आ जाते हैं, गुप्तांगों पर बाल आते हैं, स्वर जो है वो भारी हो जाता है लड़कों का, लड़कियों के अंदर जो है ये कमर का नीचे वाला भाग चौड़ा हो जाता है, स्तनों का विकास होता है, गुप्तांगों पर बाल आते हैं ना। इस तरीके से हमने गौण लैंगिक लक्षणों का अध्ययन किया था कल। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो लैंगिक हार्मोन होते हैं यही गौण लैंगिक लक्षणों के लिए उत्तरदायी होते हैं। कौन से लैंगिक हार्मोन? टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। समझ में आया? अब क्या हमारे दिमाग में प्रश्न आता है कि क्या लैंगिक हार्मोनों पर भी कोई नियंत्रण करने वाली ग्रंथि है क्या? कोई ऐसी अंतःस्रावी ग्रंथि है क्या जो इनके ऊपर भी नियंत्रण कर सकती है? बिल्कुल। यदि हम बात करें तो पिट्यूटरी ग्लैंड जो होती है जो हमारे मस्तिष्क के अंदर पाई जाती है, पीयूष ग्रंथि जिसे हम हिंदी में कहते हैं, ये जो ग्लैंड होती है ये भी हमारे विभिन्न प्रकार के हार्मोनों पर नियंत्रण करती है। पहली बात तो ये क्या करती है, विभिन्न प्रकार के हार्मोन स्रावित करती है, और इसके द्वारा स्रावित होने वाले विभिन्न जो हार्मोन है उसमें से एक हार्मोन जो होता है वो क्या करता है, लैंगिक हार्मोनों पर नियंत्रण करता है। समझ में आया? तो इसीलिए यौनारंभ के समय ही ये हार्मोन जो होते हैं स्रावित होते हैं, उससे पहले तो नहीं होते, है ना। तो इसका मतलब ये है कि पिट्यूटरी ग्लैंड का इसके ऊपर नियंत्रण है, या इन लैंगिक हार्मोनों पर भी किसी एंडोक्राइन ग्लैंड का जो है वो नियंत्रण है?
तो अब हमें समझ में आया कि जो पीयूष ग्रंथि होती है ये विभिन्न प्रकार के हार्मोन स्रावित करती है और इसके द्वारा स्रावित होने वाले जो हार्मोन होते हैं ये विभिन्न हार्मोनों पर नियंत्रण रखते हैं। हमारे शरीर के अंदर विभिन्न समयों में अलग अलग अवधि के अंदर स्रावित होने वाले विभिन्न प्रकार के हार्मोनों पर नियंत्रण करने का कार्य करती है। समझ में आया? अब चलिए बच्चों आगे चलते हैं। यहाँ पर पहेली और बुझो, अब देखो ध्यान दीजिए कि जो पीयूष ग्रंथि होती है इससे स्रावित होने वाले जो हार्मोन होते हैं ये जननांगों को जैसे पुरुषों के अंदर टेस्टोस्टेरोन नाम का हार्मोन स्रावित होता है और महिलाओं में एस्ट्रोजन नामक हार्मोन स्रावित होता है। इनको उद्दीपित करते हैं लैंगिक हार्मोन, है ना। पीयूष ग्रंथि से स्रावित होने वाले हार्मोन के द्वारा ही ये हार्मोन स्रावित होने लगते हैं और उनके द्वारा ही इतने दिन ये कंट्रोल में थे जिसके कारण ये जो है बाल्यावस्था के अंदर जो है वो स्रावित नहीं हुए थे। समझ में आया? अब जैसे ही ये स्रावित होने लगते हैं किशोरावस्था के दौरान फिर इसके बाद रुधिर प्रवाह के अंदर सीधा इनको जो है इनके स्राव को भेजा जाता है जिससे कि ये जो है अपने लक्ष्य तक पहुंच पाते हैं, शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंच जाते हैं। अब यौनारंभ के समय शरीर में जो है विभिन्न प्रकार के जो परिवर्तन है वो इन्हीं लैंगिक हार्मोन के द्वारा होता है। ये आपके एक फ्लो चार्ट के द्वारा पेज नंबर 117 पर चित्र 10.3 के अंदर जो है एक फ्लो चार्ट के द्वारा आपको समझाया गया है। बहुत ही ईजी है। अब चलते हैं यहाँ पर पहेली और बुझो क्या जानना चाहते हैं। पहेली और बुझो के दिमाग में ये प्रश्न आ रहा है कि इसका मतलब ये है कि यौनारंभ जो है के समय ही व्यक्ति के अंदर जो है जनन अवधि प्रारंभ होती है। बिल्कुल सही है ना। जनन काल तभी शुरू होगा इनका यौनारंभ के समय ही। अब क्या होता है कि क्या जनन काल एक बार शुरू होने के बाद क्या जीवन पर्यंत चलता ही रहता है? उनके दिमाग में ये प्रश्न आ रहा है कि क्या एक बार यौनारंभ शुरू हो गया तो क्या ये पूरी जिंदगी चलता ही रहेगा क्या सभी के अंदर? नहीं। क्या ऐसा होता है? इन्हीं सभी पहेली और बुझो के इन प्रश्नों का उत्तर देने के लिए हम आगे की ओर बढ़ रहे हैं। तो देखिए हम पढ़ रहे हैं अब मानव में जनन काल की अवधि। मानव के अंदर जनन काल की अवधि कितनी होती है? क्या ये जनन काल जीवन पर्यंत चलता है या ये विभिन्न प्रकार के हार्मोन जीवन पर्यंत स्रावित होते हैं? नहीं। या फिर कब तक होते हैं इसके बारे में हम अध्ययन करने जा रहे हैं। तो देखो बच्चों किशोरों के अंदर वृषण से शुक्राणु बनते हैं, अंडाशय के अंदर जो है अंडाणु या फिर मादा युग्मक बनते हैं और इन युग्मक की जो परिपक्वता होती है और इनकी जो उत्पादन क्षमता होती है नर युग्मक की वो जो है पुरुषों में स्त्रियों की अपेक्षा अधिक लंबे समय तक रहती है। कहने का मतलब ये है, इसका मतलब ये है कि पुरुषों में कुछ अधिक समय तक जो है हार्मोन स्रावित होते हैं महिलाओं की अपेक्षा। महिलाओं में 50 वर्ष के बाद जो है यह इन हार्मोनों का स्रावित होना बंद हो जाता है जबकि पुरुषों के अंदर ये 50 साल से भी अधिक समय तक चलते हैं। समझ में आया? स्रावित होते हैं। अब देखो स्त्रियों के अंदर जनन अवस्था का जो प्रारंभ होता है यौनारंभ जब शुरू होता है तो 10 से 12 वर्ष की आयु में ही शुरू हो जाता है। अब क्या होता है कब तक चलता है? ये 45 से 50 वर्ष की आयु तक चलता है ना। 50 वर्ष के बाद ये हार्मोन स्रावित होने बंद हो जाते हैं। उसके बाद उनमें जो है वो ऋतुस्राव भी बंद हो जाता है। अब देखो आपके दिमाग में प्रश्न आ रहा है कि ऋतुस्राव क्या होता है, रजोदर्शन क्या होता है, रजो निवृत्ति क्या होता है, इसके बारे में भी हम अध्ययन करने जा रहे हैं। तो देखो बच्चों हमने ये देखा था कि हमारा जो मादा जनांग के अंदर जो अंडाशय होता है वो अंडाशय जो होता है अंडाणु का निर्माण करता है और ये अंडाणु जो होते हैं वो अंडवाहिनी से होकर के और गर्भाशय में आते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो हमारा अंडाशय होता है उसके अंदर एक अंडाणु जो होता है परिपक्व होता है और ये अंडाणु जो होता है 28 से 30 दिनों के अंतराल के अंदर एक अंडाशय के द्वारा निर्मोचित कर दिया जाता है यानी गर्भाशय में भेज दिया जाता है। अब क्या होता है कि गर्भाशय के अंदर ये जाकर उसकी दीवार पर जो है वो वहीं पर चिपक जाता है और गर्भाशय की दीवारें भी मोटी हो जाती है ना। अब इससे क्या होता है कि यदि निषेचन हो जाता है जब तो युग्मनस बन जाता है उससे न्यूबॉर्न बेबी का विकास होता है। लेकिन यदि निषेचन नहीं होता है तो ये जो अंडाणु होता है ये जो डिंब होता है ये क्या करता है गर्भाशय की दीवारों के साथ और रक्त वाहिनियों के साथ, है ना, रक्त वाहिनियों के साथ जो है रुधिर वाहिकाओं के सहित जो है ये गर्भाशय के द्वारा बाहर की ओर निर्मोचित कर दिया जाता है 28 से 30 दिनों के बीच में। तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? रजोदर्शन कहते हैं या फिर ऋतुस्राव कहते हैं। तो यौनारंभ के समय ही जब लड़कियां जो है 10 से 12 साल की होती है 11 से 12 वर्ष की अवधि के अंदर जो है ये ऋतुस्राव जो है होना शुरू हो जाता है उनके अंदर, यौनारंभ का प्रारंभ हो जाता है, विभिन्न प्रकार के हार्मोन स्रावित होने लग जाते हैं, है ना। तो इसे कहते हैं हम ऋतुस्राव या फिर रजोदर्शन। जब पहली बार पीरियड्स आते हैं तो इसे हम क्या कहते हैं? रजोदर्शन कहते हैं या फिर ऋतुस्राव कहते हैं। वो इस कारण से होता है।
अब देखो, जब स्त्रियों के अंदर 45 से 50 वर्ष की अवधि के अंदर ये ऋतुस्राव जो होता है, धीरे 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 इसकी, देखो शुरू शुरू में जब ये यौनारंभ के अंदर जब शुरू होने लगता है, जब तो ये अनियमित रहता है। किशोरियों में कभी 6 महीने से आता है, कभी 2 महीने से आता है, कभी 4 महीने से आता है, ये इस तरीके से अनियमित रहता है। लेकिन कुछ समय के बाद ये नियमित हो जाता है। लेकिन 45 से 50 वर्ष की आयु के अंदर ये धीरे धीरे वापस जो है वो जाने की इसकी अवधि रहती है। तो ये जो है 50 वर्ष की अवधि तक जो है वो समाप्त हो जाता है। इस प्रक्रिया को हम रजो निवृत्ति कहते हैं। क्या कहते हैं? रजो निवृत्ति कहते हैं। जब पहली बार ऋतुस्राव होता है, इसको रजोदर्शन कहते हैं या फिर ऋतुस्राव कहते हैं। और जब 50 साल की आयु के अंदर जब ये धीरे धीरे समाप्त हो जाता है, इसकी अवधि समाप्त हो जाती है, ये ऋतुस्राव समाप्त हो जाता है, तो इसे हम क्या कहते हैं? रजो निवृत्ति कहते हैं। अब देखो बच्चों, प्रारंभ में ऋतुस्राव चक्र जो होता है ये तो हो गया, अनियमित होता है। अब चलते हैं आगे। इस प्रकार से बच्चों हमने ये देखा कि ऋतुस्राव क्या है, रजोदर्शन क्या है और रजो निवृत्ति क्या है। इसके साथ साथ लैंगिक हार्मोन कौन कौन से होते हैं, इस पर कंट्रोल करने वाली कौन सी ग्रंथि है, तो इसके बारे में हमने आज अध्ययन किया। तो इसके अंदर बहुत सारे प्रश्न भी बनते हैं कि लैंगिक हार्मोन पर नियंत्रण करने वाली ग्रंथि कौन सी है, पीयूष ग्रंथि है ना। रजोदर्शन किसे कहते हैं, रजो निवृत्ति किसे कहते हैं, ऋतुस्राव किसे कहते हैं, ये प्रश्न आपके आते हैं बोर्ड के अंदर, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आज हमारी क्लास यहीं पर कंप्लीट होगी बेटा। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा। नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।